जिक्र कर रहे हैं जो ड्राफ्ट रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली जो IMF की रिगार्डिंग गवर्नेंस और जो करप्शन से मुतालिक उनके जो डायग्नोसिस हैं, पब्लिक अभी नहीं हुई लेकिन हमारे पास उसकी एक्सेस है। शहबाज वो रिपोर्ट लेके आए हैं। अब इसमें जो करप्शन जो भी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एक वजीर है, कोई सेक्रेटरी है या किसी भी इस तरह के ओहदे पर बैठा है, वो खुद अपने नाम के ऊपर तो नहीं करेगा। अरबों का अगर ठेका दिया है तो वो अपने अकाउंट में तो पैसे नहीं रखेगा। आमतौर पर होता ही है कि वो कोई फ्रंट कंपनी होगी, कोई उसका रिलेटिव होगा, उसके ज़रिए आप वो सारा काम करते हैं। और यहाँ पर वो सवाल आता है कि जी बेनामी जिसे कहते हैं या बेनिफिशियल ऑनर, मतलब कहने को तो अपेरेंटली मेरा एक ख़ास शख्स से कोई लिंक नहीं है, बट इन रियलिटी असल बेनिफिशरी जो मैं ही हूँ। मैंने वो एक फ्रंट मैन रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद तो नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही असल में लिया है, बंदा सामने हमने रखा हुआ। अब इसको चेक करना दैट इज़ ऑब्वियसली अ मेजर इशू एंड अ प्रॉब्लम। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली जो IMF है उसकी क्या असेसमेंट है? देखिए, आपको याद होगा पनामा लीक्स जब हुई थी 2016 में, अप्रैल 2016 का पीरियड था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और उनकी कंपनियों का जब जिक्र आया तो एक बड़ा शोर मचा था कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हुई थी इनकी जो ऑफशोर एसेट्स थे। और उसी टाइम पे उसके आगे पीछे आपको पता है कि वो पूरा स्कैंडल इसी के गिर्द घूमता था। जो बेनामी लोगों ने अपनी जो जायदादें हैं या एसेट्स हैं वो किसी और के नाम पर वहां पर रखे हुए ताकि इसको पकड़। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, उसकी ग्रेड लिस्ट में जब पाकिस्तान गया तो बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से पाकिस्तानी जो कवानीन थे उनमें तब्दीलियाँ की गई और कुछ रूल्स है उसको सख्त किया गया। और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP जो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रेगुलेट करता है और स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है, तो उन्होंने इसकी गाइडलाइंस भी इशू की। जो इसका जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर स्पेशल सेक्शंस ऐड किए गए जिसका मकसद ये था कि जो कंपनीज हैं, जैसे भी आपने कहा आपके नाम पर कंपनी है, काम पीछे मैं कर रहा हूँ, तो जो एक्चुअल उसका जो ओनर है वो कौन है वो बताया जाएगा। तो वो उसके उन्होंने सर्टन उसकी रिक्वायरमेंट्स दी थी कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को चाहिए। और तमाम कंपनीज के जो सेक्रेटरीज थे, हर प्राइवेट जो कंपनी है या पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उनके लिए ये बाइंडिंग था कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो SECP के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब इस हवाले से डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे फिर वही सवाल आ गया। जो IMF की रिपोर्ट है इसकी जो सबसे बड़ी एक और फाइंडिंग है वो ये है कि जो बेनिफिशियल ओनरशिप का डाटा पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहा है, जो SECP के पास है, उसका पाकिस्तान इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो जो डाटा है उसकी एक्सेस जो है, जो बाकी इदारे हैं जिनका काम है इन चीज़ों को चेक करना, करप्शन को और गवर्नेंस के हवाले से, उन तक एक्सेस नहीं है। जिसकी वजह से जो IMF में बड़ा रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि देर क्योंकि इफेक्टिव उसके डाटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी और ना इस्तेमाल होने की वजह से जो करप्शन रिलेटेड लॉन्ड्रिंग स्कीम्स हैं पाकिस्तान में उसको नहीं रोका जा रहा उस तरीके से इफेक्टिव जिस तरीके से रोकना चाहिए। और जो फ्रंट कंपनीज के जरिए जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे हैं उसको भी सही तरीके से चेक नहीं किया जा रहा। अब आपको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इट्स अगेन अ वेरी मेजर फाइंडिंग। और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इसके ऊपर जब इनके साथ शेयर की गई SECP के साथ और बाकी लोगों के साथ, मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं कि SECP के इसके हवाले से ये मौक़िफ़ है कि हमने ये डाटा एक्सेस दी हुई है बाकी इदारों को। अब इफेक्टिव उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है कितनी नहीं है वो दैट इज सेपरेट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि डाटा वहाँ पे बना हुआ है और उसको आगे से उसकी एविडेंस उसका जो है वो यूज नहीं हो रहा। बट इसमें मैं एक जो चीज़ है ना, आप जो बेनिफिशियल ऑनर की मुझे एक मिसाल क्या है, रियल टाइम एक बड़े एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थे पाकिस्तान में, अब तो नहीं है, तो मैं ज़ाहिर है कि जानता हूँ उन्हें और पता है मुझे। तो वो उनके कई जो जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली एज ए कॉन्ट्रैक्टर और देखते ही देखते वो कुछ भी नहीं थे और उनके पास गाड़ियां भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो क्लियरली वहाँ से वो इंडिकेट हुआ कि शायद वो सिर्फ एक फ्रंट मैन ही है, असल काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये एक मतलब रियल टाइम हम भी अपनी लाइफ में ऐसी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये काम होता है कि ज़ाहिर है कि अगर एक आप किसी ऐसी सीट पर बैठे हैं, ज़ाहिर आप मिनिस्टर डायरेक्ट अपने नाम तो नहीं काम करेगा ना, पता लग जाएगा। अगर लेट्स से कि अगर आपने कोई ठेका लेना है वो अपने नाम पे तो नहीं लेगा, वो ले नहीं सकता। लेकिन ये है कि जो ठेका अगर
खुद उसने लेना है तो किसी और के नाम पे ले लेगा, लेकिन एक्चुअल पैसा उसी को जाएगा। तो इस तरह की मिसाल तो करप्शन, ये तो क्लासिक मेरे ख्याल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसलिए ना बेनिफिशियल ओनर्स के उसका हकीकी मालिक कौन है कंपनी का, इसके रूल्स इसीलिए आए थे ना, ताकि जो फ्रंट के ऊपर एक लेयर है। और पनामा लीक्स क्या था? पनामा लीक्स यही था ना कि लेड कंपनीज थी, मुल्क से बाहर रजिस्टर्ड थी, वो टैक्स हेवंस थी, ब्लैक मनी के लिए वो हेवन समझी जाती थी। उसके बाद ये सारा स्कैंडल आया फिर। लेकिन मसला क्या होता है कि सियासी मकसद उससे हासिल किया गया, एक खास पॉलिटिकल फैमिली को टारगेट किया गया, उस लिस्ट के अंदर और बहुत सारे लोग भी थे, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। तो IMF हो या बाकी इदारे, उनका मकसद ये होता है कि जो निज़ाम है उसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि उसको कोई मिस यूज़ ना करे। बट इस केस में डाटा एक सेंटर है SECP के पास, लेकिन IMF क्या लिख रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर? लिटिल एविडेंस ऑफ रूटीन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर एक्सचेंजिंग एंड यूजिंग बेनिफिशियल ओनरशिप डेटा इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के ऐसा एविडेंस IMF को नहीं मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला या बहुत कम सबूत मिला जहां पे इस डाटा का सही जो इस्तेमाल है वो किया गया हो। और ये इसमें अंदर ही अगर कामरान आप देखें, उन्होंने इसमें रिकमेंडेशन इसको ये दी है, 2-3 बातें वो करेंगे। SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR और जो कंसर्न जो बैंक्स हैं, मनी सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके दरमियान एक्टिव कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और IMF ने ये रिकमेंडेशन दी है कि एक मल्टी एजेंसी वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि इस डाटा का जो है वो उसके हवाले से जो सही इस्तेमाल किया जाए। अगर जब नहीं सही इस्तेमाल करते फिर क्या होता है? उसमें जो बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा है कि जी एड्रेसिंग दिस चैलेंज विल बी एसेंशियल to ensuring that beneficial ownership transparency plays a meaningful role in identification, आप उसको पहले उसको सही आपको आइडेंटिफाई कर सकें, and disruption of corruption related laundering schemes। अब अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें वर्डिंग यूज हुई, इट मींस दे हैव सम सस्पिशन, सीरियस सस्पिशंस के पाकिस्तान इफेक्टिवली इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें एक और जो इशू है, देखें कुछ जो इदारे हैं, ज़ाहिर है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, मसलन जुडिशरी की एग्जांपल दे लें, उसमें गवर्नमेंट का ज़ाहिर इख्तियार नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर का है। वहाँ पर अगर कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं तो जुडिशरी का एक अपना निज़ाम है, उस पर वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। फ़ौज के अंदर एक अपना निज़ाम है, वो करते हैं। अब ये जो वो इदारे जो इस लिहाज से ऑटोनमस है कि उन्होंने खुद ही चेक करना है, लेट्स से जुडिशरी की एग्जांपल ले लें, अगर वहाँ पर कोई करप्शन हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी इदारा या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसके हवाले से भी, क्योंकि चीफ जस्टिस से भी मिला था ये मिशन जो है, इसके बारे में भी कोई राय है? क्योंकि आमतौर पर जब आप खुद ही वो कहते हैं ना कि फैसला आपने खुद ही करना है कि आपके अपने इदारे के अंदर, तो शायद वो चेक एंड बैलेंस इतना कुछ स्ट्रांग नहीं होता। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे केसेस भी देखने को मिले कि जब जुडिशरी के ऊपर बात आती है तो एट टाइम्स वो इकट्ठे भी हो जाते हैं कि देखें ये तो आप जो जुडिशरी जिस तरह मतलब जो आप अदालत के ऊपर एक हमला कर रहे हैं, इंसाफ के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो उसकी वो आड़ में शायद वो भी उस तरीके से जो स्क्रूटनी होनी चाहिए इन अदारों की वो हो नहीं पाती। देखिए आइन में तो बड़े वाज़ेह तरीक़ेकार दिया गया है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हर जज की वो अकाउंटेबिलिटी कर सकती है। इसी तरीके से और बड़े इशू ये है कि वही जजेस बट दे आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन अगर आप आर्म फोर्सेस की भी बात करें, तो उसमें अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो सिविलियन से ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे केसेस में जो होता है उनको सजाएं दी जाती हैं, बहुत सारे केसेस में रिकवरीज भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पब्लिक नहीं होता। दिस इज द मेजर इशू। इन चीजों का अगर वो प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें तो इतने एक्शन मिलिट्री भी लेती है, बाकी लोग भी लेते हैं, सिविलियंस उस तरीके से नहीं लेते। सिविलियंस इदारे ज्यादा कमजोर हैं इन चीजों में कंपेयर टू दी अदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन। हैविंग सेड दैट, निज़ाम अगर यूनिवर्सल होता है उसका ज़्यादा फायदा होता है। बट एक जो चीज़ हुकूमत ने मानी है ओवरऑल, तो इन्होंने कहा कि उनका यह है कि लिमिटेड यूज़ हो रहा है, तो हुकूमत के जो इदारे हैं कंसर्न, उनका ये कहना है कि हमने एक्सेस दी हुई है, उसका हो रहा है। बट एक पॉइंट जहाँ पे हुकूमत भी कह रही है कि हमें मजीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे जो है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और जो प्रोफेशंस होते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो कमज़ोर है, जिसको बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। बट ओवरऑल इट्स अ फाइन रिपोर्ट। इसमें कुछ जगहों पे मुझे भी लगा कि जो कभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि इनकी रिकमेंडेशन उतनी सॉलिड नहीं है, उसको हुकूमत जो वो टेकअप कर सकती है। तो होपफुली ये जो प्रोसेस है इसका रिव्यू का वो कंप्लीट हो जाएगा बाय एंड ऑफ अगस्त, एंड समटाइम्स सितंबर हुकूमत जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर देगी इसके हवाले। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक जिक्र करेंगे उस समिट का जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, और क्या वो जो समिट था उसके बाद जो अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते थे वो हासिल कर पाए। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे।